हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वाइशा एस माई सेल्फ मिल्सी। और इस वाले वीडियो में हम पार्ट नंबर 2 कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 का। कल वाला वीडियो थोड़ा सा बोरिंग तो नहीं था, बट हाँ बहुत ही शॉर्ट था और जस्ट उसमें मैंने बताया था आप लोगों को कुछ कुछ चीज़ें और बहुत ही एनालिटिकल वे में मैंने बताने की कोशिश करी थी। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो वो देख के आओ, ठीक है। इस वाले वीडियो में बात करते हैं द राइज ऑफ कमर्शियल फॉरेस्ट्री। यहाँ से हम लोग रियल चैप्टर जो है वो यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। कल वाला जो कल मैंने वीडियो में जो भी बताया था वो तो छोटे बच्चों को भी पता होता है, बट आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो मैंने कल आप लोगों को बताया था कि जो ब्रिटिशर्स थे उनको नीड थी फॉरेस्ट की। क्यों? थिंकिंग उन लोग की कुछ भी हो, बट उन लोग को फॉरेस्ट की नीड थी जस्ट बिकॉज कि उन लोग को शिप्स एंड रेलवेज़ वगैरह बनाना था, ठीक है। रेलवे की जो पटरियाँ होती हैं उसमें टिम्बर वगैरह लगता है, ठीक है। तो मैंने कल बताया था आप लोग को कि इसके लिए इन लोगों ने मैसिव स्केल पे डिफॉरेस्टेशन करा था, टिम्बर, आप लोगों को अगर याद होगा तो जो वहाँ के लोकल पीपल थे वो भी फॉरेस्ट का ना यूज़ कर रहे थे बहुत ही अलग तरीके से। क्योंकि हाँ ऑब्वियस ही बात है, अगर मैं ही अपने घर में रह रही हूँ, मेरे घर पे कोई जाके कब्जा कर ले और मेरे को बोल दे कि नहीं तुम्हें कुछ भी यूज़ नहीं करना, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। या तो मुझे प्रोवाइड करवाओ वो सारी चीज़ें, तब तो मैं यहाँ से कुछ यूज़ नहीं करूँगी ना। अब आप मुझे प्रोवाइड भी नहीं करवा रहे हो, मुझे बोल रहे हो कि मैं यूज़ नहीं करूँगी, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ऐसे तो लोग मर जाएंगे, ठीक है। तो जो ब्रिटिशर्स थे ना वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए लोकल पीपल से, क्योंकि ये लोग फॉरेस्ट का ना बहुत ही अलग लेवल पे यूज़ कर रहे थे। बिकॉज इन लोग के पास भी इन लोग की भेड़ बकरियाँ हुआ करती थी, ठीक है। तो वो लोग भी जंगलों में उनको चराने वराने लेके जाते थे लोग, ये प्रॉब्लम थी। तो इन लोगों ने ये डिसाइड करा कि हम किसी पर्सन को लेकर के आएंगे जो कि इसमें एक्सपर्ट होगा। तो इन लोगों ने एक जर्मन एक्सपर्ट को इनवाइट करा, ठीक है। डिट्रिच ब्रांडिस नाम था इनका। एडवाइस के लिए इन लोगों ने इनवाइट करा था एंड एडवाइस के लिए इनवाइट करा था एंड एडवाइस के लिए इनवाइट करते करते इनको बना दिया गया वहाँ का फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। तो याद रखना, पहले इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट अगर इंडिया में पूछा जाए ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल की मैं बात कर रही हूँ, तो वो यही थे, डिट्रिच ब्रांडिस नाम था इनका। डाइट्रिच और डिट्रिच, आई डोंट नो, जो भी हो, ठीक है। तो इनका काम ये था कि ये फॉरेस्ट वगैरह को देख करके बताएं क्या करना है क्या नहीं करना है। तो जब ब्रांडिस ने मतलब प्रॉपर एनालिसिस करा होगा तो उन्होंने ये रियलाइज़ करा कि यहाँ पे ना कोई प्रॉपर सिस्टम है नहीं और यहाँ पे ना एक प्रॉपर सिस्टम इंट्रोड्यूस करना चाहिए और हमें लोगों को ट्रेन करना चाहिए। एंड लोग तो थे, मतलब उतने तो उस लेवल की तो एजुकेशन नहीं थी ना लोगों के पास में कि अब उन लोगों को हम लोग जाके ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा सकें। तो ब्रांडिस ने ये कहा कि यहाँ पे एक प्रॉपर सिस्टम इंट्रोड्यूस करना चाहिए फॉरेस्ट के मैनेजमेंट को लेकर के। एंड देन हमें लोगों को ना कंजर्वेशन के बारे में बताना चाहिए और इसके लिए हमें चाहिए लीगल सैंक्शन, मतलब कुछ लीगल मेजर्स जो हैं वो लेने पड़ेंगे, कुछ रूल्स फ्रेम करने पड़ेंगे। जो फॉरेस्ट को हम लोग कट कर रहे हैं ना लार्ज स्केल पे, हमें वो बंद करना पड़ेगा, ठीक है। जो फॉरेस्ट में जो लोग आ रहे हैं बिना मतलब का, जो आपके टिम्बर को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो टिम्बर वाले जो जितने भी फॉरेस्ट एरियाज होते हैं वो, इनको यहाँ पे आना बंद करना पड़ेगा। और कोई भी जो ट्रीज़ को कट करेगा ना वो उसको पनिशमेंट दी जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए ये जो ब्रांडिस थे इन्होंने इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में मतलब 1864 में इन्होंने एक इंडियन फॉरेस्ट सर्विस सेटअप करा, ठीक है। फिर उसी के 1 साल के बाद इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के तहत ही इंडियन फॉरेस्ट एक्ट आया था, ठीक है। तो अच्छा, आप आज भी चले जाओगे ना देहरादून में तो वो आज भी पड़ा हुआ है वहाँ पे, द इम्पीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो देहरादून में सेटअप करा गया 1906 में, ठीक है। तो इस सिस्टम के अकॉर्डिंग इन लोगों को ना साइंटिफिक फॉरेस्ट्री सिखाई जाती थी। क्या मतलब है मैं बता रही हूँ, रुको। मैंने अभी बताया ना थोड़ी देर पहले कि लोगों को ट्रेन करना पड़ता है नॉल। तो अगर एक इसको हम सम अप करें तो इन लोगों ने एक जर्मन एक्सपर्ट को बुलाया, एडवाइस के लिए बुलाया था। एडवाइस के लिए बुलाते बुलाते उनको पहला फॉरेस्ट जनरल इंस्पेक्टर से कुछ करके था वो इन लोगों ने बना दिया। इन्होंने रियलाइज़ करा सिचुएशन को, फिर इन्होंने इंडियन फॉरेस्ट सर्विस को सेटअप करा 1864 में। अगेन इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के तहत 1865 में इन्होंने एक इंडियन फॉरेस्ट एक्ट लेकर के आए, जिसके अकॉर्डिंग एक इम्पीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट बना देहरादून में, ठीक है। आज भी है, कभी घूमने जाना बहुत अच्छा है, ठीक है। तो वहाँ पे सिखाया जाता था इन लोगों को साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। अब साइंटिफिक फॉरेस्ट्री क्यों सिखाया जाता था? क्योंकि पहले के जितने भी इकोलॉजिस्ट थे ना उनको ये लगता था कि जो इंडियंस हैं और जो इंडिया में ना साइंटिफिक फॉरेस्ट्री नहीं है, तो हम इन लोगों को ट्रेन करेंगे कि साइंटिफिक फॉरेस्ट्री कैसे करते हैं। तो इन लोग को लगा कि नहीं है तो हम इन लोग को ट्रेन करेंगे। तो इसीलिए ये जो रिसर्च इंस्टीट्यूट था ना देहरादून में, जो 1906 में इस्टेब्लिश हुआ था, यहाँ पे साइंटिफिक फॉरेस्ट्री सिखाई जाती थी। अभी साइंटिफिक फॉरेस्ट्री में क्या होता है, जो नेचुरल फॉरेस्ट होते हैं ना, जिनके बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स होते हैं, ठीक है,
मतलब अलग अलग से जो ट्रीज़ होते हैं वो कट कर दिए जाते हैं, उनके प्लेस पे एक ही ट्री प्लांट करा जाता है एक स्ट्रेट रो में। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट अ मिनट, ठीक है, मान लो कोई फॉरेस्ट है, अलग अलग यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ट्रीज़ हैं, तो उनको वो कट कर देंगे, ठीक है। और ये लोग लाइन से यहाँ पे ये जितने भी फॉरेस्ट वगैरह होते हैं ये सब लाइन से ये लोग उगाते जाएंगे। बट फॉरेस्ट कौन से होंगे, वो एक ही प्लांट के होंगे, ठीक है। जितने भी एक पर्टिकुलर एरिया में एक ही प्लांट के बहुत सारे से ट्रीज़ लगाएंगे सीधे सीधे। कभी आप लोगों ने ना म्यूज़ियम गए होगे ना, तो वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा, तो उसको ये लोग कहते थे साइंटिफिक फॉरेस्ट्री है ये, और इसी को इन लोगों ने नाम दिया प्लांटेशन। कि हाँ, अगर आप एक तरीके का प्लांट इस वे में ग्रो करते हो स्ट्रेट लाइन में, तो उसको आप बोलोगे प्लांटेशन। जो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स थे उन्होंने सर्वे करा फॉरेस्ट का एरिया को, उन लोगों ने एस्टिमेट करा एरिया का अंडर डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीज़, और उसके बाद में उन लोगों ने फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए बहुत सारे से वर्किंग प्लान्स बनाए, ठीक है। और उन लोगों ने उसी प्लान में ये बनाया कि कितने फॉरेस्ट को कब कब कट करना है, हर साल कितने प्लांटेशन एरिया को कवर करना है, कितने प्लांटेशन एरिया को कट करना है, ठीक है। और ये सारे प्लान लेकर के आए लोग फॉरेस्ट एक्ट में। इससे ना लिवलीहुड को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था। जितने भी वहाँ के लोकल पीपल थे ना, उनकी लिवलीहुड बहुत ख़राब हो गई थी। बात करेंगे इसी वीडियो में बात करेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जब फॉरेस्ट एक्ट इनैक्ट हुआ था ना 1865 में, मैंने अभी बताया कि ठीक है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के तहत इंडियन फॉरेस्ट एक्ट आया था 1865 में। उसके बाद इसको ना 2 बार अमेंड करा गया, एक बार 1878 में, अगेन दूसरी बार 1927 में। तो जो 1878 वाला जो एक्ट था ना, उसने फॉरेस्ट को डिवाइड कर दिया 3 कैटेगरीज में। अगर ये प्रीलिम्स में कई बार आ चुका है, हाँ, ऐसे एकदम डायरेक्ट तो नहीं आया है, बट हाँ आपको याद रखना पड़ेगा कि 1865 में फॉरेस्ट एक्ट आया था। फिर इसको जब 2 बार अमेंड करा गया, 1878 में जब अमेंड करा गया, तो अकॉर्डिंग टू उस टाइम वाला जब अमेंडमेंट करा गया था, तो उसमें फॉरेस्ट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करा गया, रिजर्व, प्रोटेक्टेड एंड विलेज फॉरेस्ट में, ठीक है। और जो बेस्ट फॉरेस्ट हुआ करता था ना, वो रिजर्व फॉरेस्ट हुआ करता था, क्योंकि जो विलेजर्स थे उनको वहाँ से कुछ भी अलाउ नहीं था। अब वो मतलब जितने भी विलेजर्स हुआ करते थे ना, वो अपने कुछ भी मतलब उसमें वो एंटर ही नहीं कर सकते थे, वो अपना यूज़ नहीं कर सकते थे उस फॉरेस्ट से, ठीक है। हाउस बिल्डिंग के लिए या फिर फ्यूल के लिए उनको जो कुछ भी चाहिए होता था, वो या तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट से लेते थे या फिर विलेज फॉरेस्ट से लेते थे। और ये बात करते हैं हाउ द लाइव्स ऑफ पीपल अफेक्टेड। देखो, बहुत ख़राब इम्पैक्ट पड़ा था। अगर मान लो कोई ट्राइब है, ठीक है, उसी फॉरेस्ट पे ही वो डिपेंड है, क्योंकि ट्राइब तो नहीं रहेगी ना सभी लोगों के लोकल घर के आसपास में, वो लोग तो जंगलों में रहते थे पहले। तो अगर आप उनका जंगल में जाना ही बंद करवा दो, तो उनका लिवलीहुड कहाँ से चलेगा? ऑब्वियसली बात है, उनको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो जो फॉरेस्टर्स हुआ करते थे, जो विलेजर्स हुआ करते थे, ठीक है, उनके पास बहुत ही अलग अलग डिफरेंट टाइप के आइडियाज़ हुआ करते थे कि एक जो अच्छा फॉरेस्ट होता है उसे कैसे दिखना चाहिए। तो उन लोग के अकॉर्डिंग तो यही था ना कि वहाँ पे एक जितने भी स्पाइसेस होते हैं, सॉरी, जितनी भी स्पीसीज़ होती हैं उन सबका मिक्सचर हो, अलग अलग से प्लांट्स हो। लाइक अगर एक मैंगो ट्री है तो वहाँ पे कुछ अलग ट्री हो। जैसे इन लोगों ने बताया था ना कि प्लांटेशन में एक ही टाइप के ट्री, मतलब बस एक ही प्लांट आप ग्रो कर सकते हो लाइन से। तो जो हमारे जो विलेजर्स थे, हमारे जो फॉरेस्टर्स थे, उनके अकॉर्डिंग ये था कि जो फॉरेस्ट को दिखने का एक आइडिया होता है, जो एक अच्छा फॉरेस्ट होता है उसमें बहुत सारे से एक मिक्सचर ऑफ स्पीसीज पाई जाती हैं, ठीक है। जो फ्यूल होता है, फॉडर होता है, लीव्स होता है, उनके अलग अलग से नीड्स होते हैं। वो सारे नीड्स कहाँ से ही फुलफिल करेंगे? तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था दूसरी तरफ में, उनके तो अलग ही टेंट्रम्स थे, उनको भी ट्रीज चाहिए होता था, जो उनकी शिप्स और रेलवे बिल्डिंग के लिए इम्पॉर्टेंट होता था वो। तो प्रॉब्लम क्या थी वहाँ पे रियल, कि जो सामान ब्रिटिशर्स को चाहिए था, भले से वो रिजर्व फॉरेस्ट में मिलता था, तो अब ये खुद भी जाके कट तो करेंगे नहीं ना, ये तो वहाँ के लोगों को ही हायर करेंगे, लोकल लोगों को। तो अगर इनको कोई चीज़ मिल रहा है अपने रिजर्व फॉरेस्ट में ही, जबकि हाँ रिजर्व फॉरेस्ट में बस टिम्बर ही था, एंड ऐसे कुछ 1-2 प्लांट्स और होंगे, बट हाँ मेन जो था ना वो टिम्बर था। टिम्बर को इन लोगों ने रिजर्व कर दिया था। तो इन लोग को ना एक तरफ ये था कि फॉरेस्टर्स और विलेजर्स का था कि नहीं, फॉरेस्ट ऐसा नहीं होता है, हमें हमारे यहाँ पे मिक्सचर ऑफ स्पीसीज़ होने चाहिए जहाँ पे हमारी नीड्स फुलफिल हो। दूसरे तरफ में जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था, उनका ये था कि हमें रेलवेज़ और शिप्स को बिल्ड करने के लिए ट्रीज चाहिए जो बहुत ही हार्ड वुड का बना हुआ हो और जो बहुत ही टॉल और स्ट्रेट हो। तो जैसे कि टीक हो गया, साल हो गया, ठीक है, इन सबको प्रमोट करा गया। बाकी सारे जो जितने भी ट्रीज थे ना वो कट कर दिए गए। टिम्बर हो गया, टीक हो गया, साल हो गया, जितने भी ये सब थे इन सबको मतलब प्रमोट करा गया, बाकी अदर को ना कट कर दिया गया। प्रॉब्लम ये थी कि अगर इन लोगों को कुछ भी चाहिए होता था तो उन्हीं लोकल लोगों को हायर करते थे ये लोग, ठीक है।
बट अगर इन्हीं लोकल लोगों को कुछ और चाहिए होता था उसी फॉरेस्ट से, तो वो ये लोग नहीं ले सकते थे लोग, ये वाली प्रॉब्लम हुई। जो फॉरेस्ट एरियाज़ थे ना, मीन्स जितने भी एट दैट टाइम के फॉरेस्ट एरियाज़ थे, वहाँ पे जो पीपल वगैरह हुआ करते थे, वो फॉरेस्ट के प्रोडक्ट को ना कुछ बहुत ही अलग वे में यूज़ करते थे। लाइक उनके रूट्स तक को यूज़ करते थे, रूट्स, लीफ, फ्रूट्स, जितने भी चीज़ें थी ना, बहुत सारी चीज़ ये लोग सब कुछ यूज़ करते थे। जो फ्रूट्स एंड जो ट्यूबर्स हुआ करती थी वो न्यूट्रिशियस हुआ करती थी खाने के लिए। स्पेशली मानसून के टाइम पे आप देखोगे, जब ये लोग हार्वेस्टिंग नहीं किया करते थे, मतलब हार्वेस्ट करने के पहले वाला जो टाइम पीरियड होता है ना मानसून वाला, उस टाइम पीरियड पे ये लोग फ्रूट्स वगैरह खाते थे, ठीक है। तो बहुत ही वो न्यूट्रिशियस हुआ करता था। हर्ब्स जो वहाँ के थे वो मेडिसिनल पर्पज़ में यूज़ होते थे। जो एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स के लिए जो वुडन जो होता है ना, जो प्लो वगैरह होती है, यॉक्स प्लो जो होते हैं, उनमें वो जो वुड होता था वो यूज़ होता था। जो बम्बू जो होते हैं वो एक्सीलेंट फेंसेस होते हैं। देन अगेन बास्केट्स एंड अम्ब्रेलाज बनाने के लिए। तो इन लोग को सोचो इतने सारे से यूज़ हैं, ये लोग खा भी उसी फॉरेस्ट से रहे हैं, ये लोग उन लोग का ट्रेड भी चल रहा है इसी फॉरेस्ट से। ऑब्वियसली जब ये लोग अम्ब्रेलाज वगैरह बनाएंगे तो ये लोग मार्केट में सेल करने तो जाएंगे ना। तो इतने जितने सारे इनके लिवलीहुड ना पूरा कम्प्लीटली फॉरेस्ट पे ही बेस्ड था, जिनको अब बहुत प्रॉब्लम होने लगी, यानी फॉरेस्ट वगैरह में जाने के लिए बिल्कुल ही मना कर दिया गया था। तो इनको हो रही थी भाई, बेसिक सी प्रॉब्लम हो रही थी। ऊपर से जब ये लोग अपने कैटल्स को ग्रेज करने पहले जंगलों में जाया करते थे, अब वो भी नहीं जा सकते हैं लोग। ये लोग फ्रूट्स भी कलेक्ट नहीं कर सकते, रूट्स भी कलेक्ट नहीं कर सकते, हंटिंग भी नहीं कर सकते, फिशिंग भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जितनी भी ये चीज़ें थी ना, ये सारी अब इलीगल हो गई थी। और जो लोग थे उनको मतलब ऑब्वियस सी बात है, जब जंगलों से कुछ मिलेगा नहीं तो वो लोग चुराने के लिए उन लोग को मजबूर होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये लोग कभी कभी क्या करते थे ना, फॉरेस्ट से ये लोग वुड को चुरा लेते थे। और अगर ये लोग पकड़े गए तो इन पर कोई भी दया भाव कोई नहीं दिखाता था, बहुत इनको हार्श पनिशमेंट मिलती थी। अगेन जो वुमेन थी वो फ्यूल वुड कलेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होती थी, क्योंकि अगर लकड़ियाँ नहीं लाएंगी तो खाना कहाँ से बनाएंगी। एट दैट टाइम गैस वगैरह तो हुआ करता था नहीं। तो इस वजह से जो पुलिस कांस्टेबल थे, जो फॉरेस्ट गार्ड थे, वो लोगों को बहुत ही टॉर्चर करते थे। और ऑब्वियसली अगर उसी एरिया में कोई फॉरेस्ट गार्ड रह रहा है, कोई पुलिस कांस्टेबल रह रहा है, तो फूड की डिमांड किससे करेंगे? वहाँ के लोकल लोगों से करेंगे। अब लोकल लोगों की फूड कहाँ से आएगी? जंगल से आएगी। तुम जंगल में तो उनको जाने दे रहे हो नहीं, तो कहाँ से फूड वगैरह लेकर के आएंगे? फिर उसके बाद फॉरेस्ट एंड विलेजर्स की मैंने ये बात कर रही थी। देन अगेन शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स की बात करूँ या फिर शिफ्टिंग कल्टिवेशन की बात करूँ, एक मेजर इम्पैक्ट पड़ा था यूरोपियन कॉलोनियलिज्म का, वो था शिफ्टिंग कल्टीवेशन की प्रैक्टिस पे। इसको हम लोग स्वीडन एग्रीकल्चर के नाम से भी जानते हैं। ये एक ट्रेडिशनल टाइप का एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होता है। एशिया में होता है, अफ्रीका में होता है, एंड बहुत सारे पार्ट्स जो है वो साउथ अमेरिका के जो बहुत सारे से पार्ट हैं वहाँ पे भी होता है। इनको अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग नाम से भी जानते हैं। ये आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा। अब आप लोग गूगल करो या फिर कुछ भी करो, शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहाँ कहाँ होता है, किस एरिया में इसको किस नाम से जानते हैं, वो लोग आप मेरे को कमेंट में बताओगे, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये हो गई शिफ्टिंग कल्टीवेशन में। देखो क्या होता है, ये लोग एक टाइम पे क्या करते हैं ना, फॉरेस्ट को वहाँ पे कुछ ग्रो करेंगे, ठीक है। जब वो हो जाएगा तो उसको हार्वेस्ट करके, मतलब कट वट करके, पूरा जो एरिया होता है ना वो ये लोग जला देते हैं, ठीक है। सिंपल सा काम ये करते हैं। अगर कोई एरिया खाली हुआ होता है ना, स्टार्टिंग से सुनो, अगर कोई एरिया खाली होता है उसको ये लोग जला देते हैं कम्प्लीटली, ठीक है। फिर उसमें जो उसके जो राख होते हैं ना, उसमें ये लोग जो सीड्स होते हैं उनको वो ग्रो करते हैं अपने पहले मानसून रेन के बाद में। और जो क्रॉप होता है उनको ये लोग हार्वेस्ट करते हैं बाय द टाइम ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर, ठीक है। तो हार्वेस्ट करने के बाद में ना, ये उस एरिया को, मतलब जिस भी एरिया में इन लोगों ने करा होगा ये सारा काम वाम, उस एरिया को हार्वेस्ट करने के बाद उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। मतलब जला देते हैं लोग उसके बाद भी, और उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं लोग 12 से 18 साल के लिए, ठीक है। और इस टाइम पीरियड पे फॉरेस्ट फिर से बहुत ज़्यादा एक घना जंगल बन जाता है। तो एक इस पर बहुत ही ज़्यादा मेजर इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि अब ये इन लोग का बंद हो गया। सेंट्रल इंडिया और अफ्रीका में मिलेट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें ग्रो हुआ करती थी। बाकी जो ये लैटिन अमेरिका का जो पार्ट है वहाँ पे मेज़, मक्के, बीन्स जो होते हैं, ये सारी चीज़ें ग्रो हुआ करती थी। बट वो एक अलग बात है कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या क्या ग्रो होती है, किस किस एरिया में किस किस नाम से जाना जाता है, वो आपका खुद का होमवर्क है। बस इतना जानो कि ये खाली सा एरिया होता है। अगर वहाँ पे जंगल वंगल हो या फिर कुछ भी हो तो ये लोग कट वट करके उसको जला देते हैं। वहाँ पे उसी राख में ये लोग सीड्स को सो करते हैं। देन अगेन अपने पहले मानसून जब रेन होती है उसके बाद में क्रॉप को मतलब अक्टूबर नवंबर का जब टाइम पीरियड आता है ना, तो ये लोग अपने क्रॉप को हार्वेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद उसको कट करके हार्वेस्ट करने के बाद में उसको फिर जला वला देते हैं। फिर उसको 12 से 18 साल के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाता है।
ताकि वहाँ पे फिर से जंगल होता है, फिर ये लोग यही प्रोसेस रिपीट करते हैं और ये लोग ये जगह-जगह जाके करते हैं। क्योंकि देखो 12 साल से लेकर के 18 साल के टाइम पीरियड तक कोई रुकेगा थोड़ी ना एक एरिया में, तो ये प्रॉब्लम थी। अब यहाँ पे यूरोपियन जो फॉरेस्टर्स थे ना, इनको ये लगा कि ये जो प्रैक्टिस है तो बहुत ही हार्मफुल है फॉरेस्ट के लिए। कल को आज तुम लोग ये जला रहे हो ये जंगल, कल को हमारा टिम्बर वाला जंगल जला दोगे, फिर हम क्या करेंगे, हम कहाँ से लेकर के आएंगे रेलवेज एंड जो कुछ भी है वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो इन लोगों ने इसको भी इलीगल डिक्लेयर कर दिया और उसके बाद में इन लोग को डर था ना कि इनका जो वैल्यूएबल टिम्बर है कहाँ से आएगा। इसको इलीगल डिक्लेयर करने के बाद में इन लोगों से टैक्सेस वगैरह भी ये लोग वसूलने लगे। क्योंकि जब ये लोग टैक्सेस लिया करते थे तो ऑब्वियस सी बात है, मैं तभी से 3-4 बार बोल चुकी हूँ कि इन लोग का लिवलीहुड इसी से चलता था। अब टैक्सेस लेने के बाद भी जब लिवलीहुड नहीं चल रहा है इनका, उसके बाद भी आप टैक्सेस लोगे तो ये कहाँ से ही दे पाएंगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने ये डिसाइड करा कि बैन कर देंगे शिफ्टिंग कल्टीवेशन को। एज अ रिजल्ट बहुत सारी सी जो कम्युनिटीज़ थी वो उनको अपना लोकल फॉरेस्ट छोड़ करके ना कहीं और जाना पड़ा। किसी किसी जो कम्युनिटीज़ थी कोई जो लोग थे वहाँ पे, उन लोगों ने अपना ऑक्यूपेशन चेंज कर लिया। बाकी ऑब्वियस सी बात है कुछ लार्ज एंड स्मॉल रिबेलियंस भी वहाँ पे हुए। सो अभी के लिए बस इतना ही। जस्ट अ मिनट, आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एज यूजुअल कि जो भी एस्पिरेंट सीरियस होकर के यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो यहाँ पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमारे वाइस सर को कांटेक्ट कर सकते हैं। नो मैटर व्हाट आप कब से प्रिपेयर कर रहे हो कब से नहीं, बट आप सर को कांटेक्ट कर लो, बेनिफिट आपका ही होगा। कोई भी कोई भी ग्रुप्स वगैरह नहीं बने हैं, सर खुद ही रिप्लाई करते हैं। पर्सनल मेंटरशिप सर की प्रोवाइड करी जाती है, हमारे स्पेशल टीचर्स भी यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। तो आप सर के इंस्टाग्राम हैंडल पे भी सर को मैसेज कर सकते हो, सर को मेल भी कर सकते हो। अगेन सर को व्हाट्सएप कर लो, सर का पर्सनल नंबर है, इतने फेमस टीचर का नंबर मिल रहा है, क्या चाहिए, ठीक है। तो आगे 2 पार्ट्स में इसको कंप्लीट करेंगे, 2 या 3 पार्ट्स में। तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड गाइस।